हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था। कल्चर ऐसा था कि जॉब वगैरह देखनी है, जॉब मिलती नहीं है। नीट पीजी बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें गवर्नमेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है। काफी सिमिलर इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे जो प्री पीजी में दिए हुए और जो एग्जाम में एग्जैक्टली रिपीट हुए। रैप डीएनए में जो आपका जो वीक एरिया होता है, रेड ऑरेंज वगैरह होता है, तो मैं उन टॉपिक्स को पिकअप करता था, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करने लग जाता था। मेरे फ्रेंड्स अगर अगर एडवाइस वगैरह मांगते तो मैं उनको ये बोलता कि प्री पीजी ओपन करो, उसमें एक तो आपको फुल वर्कआउट पे क्लिक करके फिर फिल्टर सेलेक्ट करके फिर आपको एक ही गो में जितने क्वेश्चन हो रखे, जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक एमसीक्यू करो। कोई दूसरा जैसे मेरो से मैंने क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है, बहुत ज्यादा कि मैं 50 क्वेश्चन में ही एग्जॉस्ट हो जाता, फिर कर नहीं पाता। एग्जाम में बहुत ज्यादा बेसिक पूछते, प्री पीजी में उतना ही बेसिक दिया हुआ है। Congratulations, Shubham, for your selection. थैंक यू सर। So, one thing I know, like everyone, by the way, I don't know if you know this, everyone among us know you because of all the messages that you used to send us. And it was really good that you came back and said you will really love to talk to us and express your gratitude. Normally, when people send us so much messages, some of them not so good, they don't do that. And I really appreciate you for that. Yeah, thank you sir. I during preparation I used to send many critics, Yes. बहुत यानी कंप्लेन करता था कि ये इम्प्रूवमेंट करो ऐप में, ये इम्प्रूवमेंट करो। हाँ हाँ। So, और हम लोग सीरियसली भी लेते थे, मतलब every message that you sent, if it was sent to me or the team, we would take it seriously. We would go and investigate it and see how much we can do at that point of time to improve it. ठीक है, तो हम लोग लेते भी थे, कई बार मैंने रिप्लाई भी किया था, लेकिन सबसे अच्छी चीज थी कि तुम क्रिटिसाइज करते रहे, तैयारी करते रहे, और फाइनली you got a good rank. And I hope you are happy with your result. Yes sir, thank you. So I noticed that you started from 55,000 rank. So can you share a bit about your experience? Like how did you prepare last year? What did you change this year? How was the journey like? Uh, during during my first attempt in 2022, मैंने इतना यानी पढ़ा नहीं था, इंटर्न चल रही थी उस टाइम पे। सो इट वाज लाइक कि एक्सपीरियंस के लिए देना है अटेम्प्ट, और उससे कुछ इतना एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। 55,000 आया, और हमारे फ्रेंड सर्कल में यानी मेरा सबसे यूं अच्छा था। अच्छा। तो पहले तो एक्चुअली हमारे इंटर्न के टाइम ही हम जॉब वगैरह देखने लग जाते कि नीट पी, हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, हाँ तो हाँ। कल्चर ऐसा था कि जॉब वगैरह देखनी है, जॉब मिलती नहीं है। नीट पीजी बहुत डिफिकल्ट होता है, इसमें गवर्नमेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है। हाँ हाँ। फिर मैं भी उस रेस में लग गया जॉब देखने के। अच्छा, फिर कैसे ये दिमाग में कैसे आया कि तुमको भी पढ़ना चाहिए और तुम भी रैंक लेके आ सकते हो? लाइक व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर यू? सर मैं दिल्ली गया हुआ था दिल्ली रजिस्ट्रेशन के लिए, और सफदरजंग हॉस्पिटल में इंटरव्यू था हाँ। जॉब के लिए। जब मैं फिर से रिटर्न में आ रहा था तब नीट पीजी का रिजल्ट आ गया, हम्म। और तब जब रिजल्ट देखा, मेरे पापा ने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया वो 55,000 के लिए। उनको ये नहीं पता कि इसमें कुछ यानी कुछ आपको मिलेगा नहीं, या फिर आप बस क्वालिफाई हो। और कुछ फ्रेंड्स ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि उनके लिए हमारे कॉलेज में लगभग इतने यानी मार्क्स किसी का आए नहीं थे। अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, जो सीनियर्स भी प्रिपेयर करते थे उनके भी इतने यानी क्वालिफाई भी नहीं होते थे। अच्छा। अच्छा, तो वहां पे जब आपको पता चला कि ठीक है 55,000 अपने कॉलेज से अच्छा नंबर मार्क्स आए, बट देन स्टिल फ्रॉम 55,000 से लेके एक अच्छी सीट लेके आने के लिए 8,000 टॉप 10,000 में आना,
बहुत अपहिल बैटल होता है, इतना आसान नहीं होता। मोस्टली मैंने देखा बच्चे 55,000 पे तैयारी करेंगे, 35 पे आके रुक जाएंगे, 25 पे आके रुक जाएंगे। तो कैसे मन बनाया कि हम ऊपर तक जा सकते सर 55,000 रैंक मेरे लिए तो मोटिवेटिंग थी कि बिना कुछ पढ़े, और एक्चुअली पेपर जब मैंने दिया था तब मेरे को क्वेश्चंस बहुत इजी लगे थे कि अगर मैं एक बार भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के सब्जेक्ट पे एक बार भी देख लेता, क्वेश्चन काफी इजी थे 2022 के। और इन आई थिंक इंटर्न वाला अटेम्प्ट में आपको काफी चीजें याद रहती है जो आपको खुद को नहीं पता होती, क्योंकि आपने इतनी बार थ्योरी वगैरह पढ़ा होता है। हैं? कंपेरेटिवली बाद में ज्यादा हार्ड होता है। अच्छा। फिर वो तो मेरे लिए मोटिवेटिंग था, तो मैं फिर से तैयारी करने लग गया। हम्म। फिर मैं प्री पीजी में पहले से 2020 लॉकडाउन से यूज करता आ रहा था। यानी जस्ट रैंडमली कभी भी टेस्ट के नोटिफिकेशन आते थे तो मैं टेस्ट दे देता था। अच्छा। और और तो मैं वो स्टार्ट किया, उस टाइम मेरी जीडी नेक्स्ट इंडेक्स 24 या 25 समथिंग थी। हम्म। अ, फिर एक दो महीने काफी पढ़ा मैं, और फिर 44 45 पहुंची हम्म। जब तक सितंबर आ गया था। अच्छा। फिर मैं कोचिंग के लिए दिल्ली गया था, हम्म। कि 1 महीने की रैपिड रिवीजन ऐसे कुछ कोचिंग थी। पर फिर लेकिन जो मेरी सेल्फ स्टडी थी वगैरह सब, यानी 1 महीने के लिए बंद हो गई थी। मैं क्लास वगैरह जाता था और लगभग लंच तक अपना स्टेमिना रहता था बैठने का। हाँ। फिर से रिटर्न आ जाता था। फिर यानी लगा कि एक क्लास करने का इतना कोई मतलब नहीं है, जितना मैंने 2 महीने में सिर्फ एमसीक्यू करके इम्प्रूवमेंट किया था। हम्म। और एमसीक्यू में डेली के 400 से 500 लगाता था। अरे वाह। तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था। उसके बाद में जो टेस्ट में काफी देता था, जो डेली टेस्ट होते हैं, हम्म। लगभग मैंने 70 से 100 ज्यादा डेली देता था। तो काफी हो गए थे। अच्छा, बहुत अच्छी चीज है। तो टेस्ट में भी रैंक इम्प्रूव होती हुई दिखती होगी वीक टू वीक। हाँ टेस्ट हाँ टेस्ट में काफी रैंक इम्प्रूव इम्प्रूव हो रही थी। जैसे जैसे टेस्ट दे रहे थे, हम्म। नेक्स्ट टाइम उसी सब्जेक्ट का टेस्ट आता था तो इम्प्रूव ही होती थी। और मेन मेन रीजन टेस्ट देने का ये था कि कल कल जैसे फार्मा और बायोकेम का टेस्ट है, तो हाँ। आज उसके लिए एक दिन नोट्स नोट्स या कुछ भी एमसीक्यू कर लिए उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं। और तो वो मोटिवेटिंग था। मैं एक ही सब्जेक्ट जैसे एक ही सब्जेक्ट आपको 1 महीना देना है, 15 दिन देने हैं, और वैसे वैसे नहीं हो पाता था मेरे से। मेरे को डेली को एक एक सब्जेक्ट चेंज चाहिए। तो अच्छा। इसलिए मेरे को काफी अच्छा लगता था क्या? ऐसे टेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट उठाने में। ठीक है। तो एग्जाम आते आते तुम्हारा, मैंने देखा कि एक सेकंड में ऊपर जाके देखता हूँ, जैसे तुम्हारा सितंबर फरवरी के अंदर, हाँ, अराउंड फरवरी तुम्हारा रेडीनेस इंडेक्स अराउंड 86 87 के आसपास जाने लग चुका था। और उसके बाद में प्लेटू हो रहा था। तब तब कैसे फीलिंग आ रही थी कि भाई और बढ़ नहीं रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो दिमाग में नहीं आया? सर वो 1 महीने एक्चुअली मैंने इंटरव्यू या फिर टीचर्स का वो इंटरव्यू सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि विद इन 1 मंथ आपको अपने आप को टेस्ट नहीं करना है। तो एक्चुअली मैं मेरे को यानी अपने वो प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा डाउट होने लग गया था। अच्छा। अ, और यानी मेरे को लग रहा था मैं यानी जो भी किया मैंने सब कुछ वेस्ट है, कुछ भी यूं सही नहीं हुआ, और बर्न आउट भी हो गया था। और यानी फिर टेस्ट वगैरह भी मैंने छोड़ दिए थे देने अच्छा। इस वजह से। और फिर एमसीक्यू कर लेता था, पर पहले जितना एफर्ट दे पा रहा था उतना नहीं दे पाया था। अच्छा। तो ये कहाँ पे तुमने सुना कि भाई लास्ट टेस्ट नहीं देने होते, या टीचर्स का ये कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि तुमने ये जो मैं टाइम देख रहा हूँ, ये अराउंड फरवरी के बीच में, और जहां तक मुझे याद है एग्जाम हुए थे मिड मार्च के आसपास। यस सर। तो वो 5 मार्च। कैसे, हाँ 5 मार्च,
तो उस टाइम वो कैसे मैनेज किया? सर वो इंट एक्चुअली काफी सारे इंटरव्यू वगैरह मैं रैंडम टाइम में देख लेता था। पर वो यानी अब मेरे को समझ में आया कि वो टीचर कहना ये चाहते होंगे कि आपको एक महीने पहले टेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मेरे को अभी रियलाइज होता है कि मेरा प्राइमरी मोड ऑफ प्रिपरेशन ही टेस्ट के थ्रू था, हाँ कि हाँ। डेली टेस्ट दो, उसको रिव्यू करो, डेली टेस्ट दो, उसके थ्रू ही मैं पढ़ पाता था, उसके थ्रू ही मैं जो भी आगे बढ़ पा रहा था। तो हम्म। वो मैंने वो छोड़ दिया। तो ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि तुमने यूट्यूब में जो टीचर्स बोल रहे हैं, जो भी और दूसरे इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे, उनका सुन के तुम्हें कहाँ पे फायदा हुआ, कहाँ पे घाटा हुआ तैयारी में? सर मेन तो लॉस टेस्ट की वजह से, और मेन तो एग्जाम के प्रेशर की वजह से भी, कि टेस्ट देना नहीं देना। और यूट्यूब पे जो रिकॉल्स वीडियोस होते थे वो मैं देख लेता था। हम्म। और 1 मंथ में मैं यूट्यूब पे रैंडम वीडियोस कोई भी उठा के देख देख रहा था। तो जब आप यूट्यूब पे देखते हो, हम लोग अगर किसी को भी एडवाइस देते हैं तो ये सबसे पहला एडवाइस होता है कि कुछ भी करो, यूट्यूब को तैयारी के बीच में मत लेके आओ। क्योंकि वहां पे कुछ भी प्लान नहीं होता है। वहां पे जब तुम देखोगे, यूट्यूब का तो काम क्या है, वो तो तुम्हें जितना वीडियो दिखाएगा उतना पैसा कमाएगा। ठीक है। और तुम वही वीडियो देखोगे जिससे या तो तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ रही है, या फिर तुम्हें लग रहा है तुम कुछ छूट रहा है, तुमसे कुछ भूल रहे हो। यस सर, डेफिनेटली मेरे साथ ये हुआ था एक्चुअली। यूट्यूब पे वीडियोस के लिंक ऐसे होते थे, 100% शॉर्ट शॉर्ट, 100% कमिंग क्वेश्चंस, 100% रिवीजन। तो मैं भी फोमो हो जाता है बहुत ज्यादा। हाँ और हाँ। मेरे को भी बहुत फोमो हुआ था, स्टार्टिंग से ही फोमो हो रहा था। इतनी कुछ मेरे पास मैरो के नोट्स, प्रेप लैडर के नोट्स, सारे बहुत सारे नोट्स थे। फिर अल्टीमेटली तो मैं जो रैपिड रिवीजन नोट्स थे जो उससे ही कर रहा था, और वही करने चाहिए थे। पर वही है यूट्यूब का, और हर क्लासेस का फोमो होने लग गया। अच्छा। तो एक अब मान ये सब हुआ, उसके बाद में जब टेस्ट लिखा, तो टेस्ट लिखते टाइम क्या फीलिंग आ रही थी? मेन मेन एग्जाम हाँ, मेन एग्जाम। मेन एग्जाम में मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो भी आपने पढ़ा है, जो भी नोट से पढ़े, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। आप न तो ज्यादा सोचने में दिमाग लगाना चाहते हो, इतनी एंग्जाइटी होती है। जो भी आपकी इंस्टिंक्ट हो रही होती है, जो भी मैंने एमसीक्यू किए थे, बहुत एमसीक्यू किए हुए थे। तो मैं अपना ब्रेन यूज ही नहीं कर पा रहा था, ब्रेन कंप्लीटली शट डाउन हो गया था। इंस्टिंक्ट के बेसिस पे एमसीक्यू कर रहा था। और बीच में तो ऐसा हुआ था कि मैं एक ही क्वेश्चन 5 से 10 बार पढ़ रहा हूँ, 5 से 10 बार पढ़ रहा हूँ, पर मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा पूछना क्या चाहते हैं ये। हम्म। फिर मैंने सोचा ऐसे तो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, और इजी क्वेश्चन मिस आउट हो जाएंगे। फिर मैं सोचा एक बार तो सारे अटेंड कर लेता हूँ, बाद में रिव्यू करूंगा। तो हम्म। ऐसे मैंने 1 मिनट में फिर 5 5 एमसीक्यू ऐसे पूरे इंस्टिंक्ट के बेसिस पे जैसे मैं टेस्ट देता था, वैसे जल्दी जल्दी कर दिया। अच्छा। तो मतलब अगर मैं उसको रिपीट करना चाहूँ तो ये था कि जो तुमने डेली टेस्ट में जो प्रैक्टिस की थी, जो तुमने अपनी इंस्टिंक्ट्स डेवलप की थी, तुम पूरी तरह उनके ऊपर ही पूरा टेस्ट लिखा। तुमने दिमाग तो लगा ही नहीं पाए थे, जो एंग्जाइटी वगैरह जो भी बोल लो उसके कारण। हाँ सर, एग्जाम से 3 दिन पहले ही एक्चुअली मेरे को नींद भी बिल्कुल आना बंद हो गई थी एंग्जाइटी के कारण। हम्म। और फिर टेस्ट सेंटर भी अलग जगह था, टेस्ट सेंटर ढूंढना, तो एक दिन उसमें भी डिस्टर्ब हो गया मैं। फिर पेपर भी सुबह जल्दी था, सेंटर दूर था, तो बिना खाए गए थे, तो थोड़ा नौसिया टाइप भी होने लग गया था। और सेंटर पे पानी वगैरह कुछ था नहीं। फिर फिर पेपर स्टार्ट हो गया, और 70 80 क्वेश्चन तक तो एकदम अच्छे दिमाग के साथ कर लिए। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ कि यानी मेरे को पेपर वो स्क्रीन वाइट सी दिखने लग गई। फिर मैंने सोचा कि अब तो जो भी होगा बस अटेंड करना है मेरे को पेपर। अच्छा। तो और मेरे को
क्वेश्चन भी याद नहीं कि मैंने क्या अटेंड किए थे, ऑप्शन भी याद नहीं। एक ही एक ही अ, एक ही क्वेश्चन इतनी बार आंसर चेंज किया था 20 से 30 क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद में मैंने सडनली इंस्टिंक्ट पे छोड़ दिया और फिर सारा जल्दी जल्दी कर दिया, 200 क्वेश्चन पूरे किए थे। ये जो तुमने बात बोली ना इंस्टिंक्ट की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो हम बोलते हैं कि अगर आप कोई चीज की बहुत प्रैक्टिस करते हो, तो अगर आपको उसमें एक्सपर्टीज मिलने लगती है, एक्सपर्टीज का मतलब हुआ कि अब आपके इंस्टिंक्ट्स बन गए, आपको दिमाग बिना लगाए आपका आ, आपको पैटर्न पता चलने लगे कि इस चीज के कारण ये आंसर आना चाहिए। अगर सोचोगे तो गलत होगा, नहीं सोचोगे तो सही होगा। ठीक है। एक ये एमसी प्री पीजी का एक ये गोल भी रहता है कि अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो और थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस करते हो, मतलब डेली टेस्ट को देते हो, अपने टेस्ट में स्कोर इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, तो आपके धीरे धीरे इंस्टिंक्ट बनने लग जाते हैं। और जैसे ज्यादातर बच्चे जो इन सब बात करते हैं वो यही बोलते हैं कि जब वो फाइनल टेस्ट एग्जाम लिखते हैं, मेन टेस्ट, उसमें उनको एकदम वैसा ही लगता है जैसा प्री पीजी में लगता है। ठीक है। क्योंकि तुमने एक महीने पहले शायद तैयारी छोड़ दी थी, तो हम लास्ट के 10 दिन तक के, लास्ट के जो 10 डेज के जो टेस्ट होते हैं वो स्पेशली हम लोग क्रिएट करते हैं नीट यूजी के लिए, सॉरी नीट पीजी के लिए। और तुमने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा मुझे नहीं पता। और वो टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि एक कई टेस्ट एकदम डिफिकल्ट बनाते हैं जिसमें कि आपका पसीना छूट जाना चाहिए, और कुछ बहुत आसान बनाते हैं जिसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। ठीक है। और वो इसीलिए करते हैं ताकि लास्ट 10 डेज के अंदर जब मुश्किल आया, आपके पसीने छूट गए, फिर भी आपने देखा आपकी रैंक अच्छी आई है, क्योंकि सबके लिए मुश्किल था। और वहीं पे आसान आता है तो आपको लगता है आज तो मैं फोड़ के आ गया, लेकिन फिर आप देखते हो यार सबने ही फोड़ दिया था, अब रैंक तो उतनी की उतनी रही। तो वो जो डर होता है, उस डर को नॉर्मलाइज करने के लिए लास्ट के 10 डेज के हम लोग एग्जाम टेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है। हाँ सर, वो डेफिनेटली मैंने बहुत मिस किए थे एक्चुअली। बाद में पेपर के बाद में मैंने डिस्कशन, प्री पीजी में डिस्कशन भेजे तो उसमें देखा था कि काफी क्वेश्चन उससे सिमिलर थे, टेस्ट से वगैरह। और मैंने मेन टाइम पे ही वो टेस्ट प्री पीजी के छोड़ दिए थे, पर मैंने पहले इतने टेस्ट दे दिए थे कि मेरी इंस्टिंक्ट तो डेवलप हो ही गई थी एमसीक्यू करने की। तो ये एक्सपीरियंस होने के बाद में अब जो नए तुम्हारे जूनियर्स हैं या और जो पीपीजी को लेंगे और वीडियो देखेंगे, उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा कि क्या पीपीजी के बारे में किस तरह सोच के तैयारी करें? मेरा उनको यही मैसेज होगा कि ज्यादा कोचिंग वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि आप एक कोचिंग करोगे ये थोड़े टाइम में वो भी आपको कम लगने लग जाएगा। फिर वो दूसरा कोचिंग वाला आपको कन्विंस करेगा कि उसका ज्यादा अच्छा है। तो आप इस चक्कर में इधर से उधर करते रहोगे। कोई भी प्लेटफॉर्म इतना 100% परफेक्ट नहीं होता और ऑटोमेटिक ये सब होता है। सब अपने आप को बेस्ट ही बोलते हैं, हमारे नोट से 100% क्वेश्चन आएंगे। फिर इतने इतने कोचिंग कोचिंग के वो टैक्स आने लग जाते हैं, एग्जाम से पहले कुछ और आ रहा है, एग्जाम से 2 महीने पहले कुछ और आ रहा है, फाइनल रिवीजन, लास्ट मिनट रिवीजन, ऐसे करके काफी चीजें ऐड अप हो जाती है। और वो डेफिनेटली फोमो बहुत ज्यादा होता है फिर तो मेरा तो यही है कि आप रेडीमेड नोट्स या प्रीमेड नोट्स जो आपने, अगर फाइनल ईयर तक आपने पढ़ा है तो आपके जो नोट्स है वो काफी है। या फिर आप रैपिड रिवीजन या कोई भी जो सबसे कंसाइज नोट्स है कोई भी कोचिंग के, वो आप अपने पास रखो, जिसमें 1500 पेज या 2000 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए सारे सब्जेक्ट। और बस आपको उतना ही पढ़ना है, उसको बार बार पढ़ना है। और वीडियोस वीडियोस लेक्चर वगैरह मेरे को लगता नहीं कि इतना इम्पोर्टेंट है देखना, क्योंकि आप जो पहले सीखे हो वो ऑटोमेटिक, वो नोट्स देख के आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। आपको बस यूं वो मेंटेलिटी ऐसी होती है कि आपको कुछ आता नहीं है, आपको कुछ आता नहीं है, तो इस वजह से आप वीडियो लेक्चर्स के चक्कर में पड़ जाते हो। पर वो इतने देखे भी नहीं जाते, फिर रिवाइज करना भी इम्पॉसिबल सा होता है। जो कंटिन्यूअसली डेली 10 से 15 आवर्स पढ़ते हैं उसके लिए पॉसिबल होगा। पर जैसे मैं तो इतना ज्यादा पढ़ नहीं पाता था बहुत, यानी दिन में लगभग मैक्सिमम मेरा 6 घंटे से ज्यादा नहीं हो पाता था। वो भी मैं एमसीक्यू ऐप प्री पीजी पे ही स्पेंड करता था 6 घंटे भी।
तो क्वेश्चन क्वेश्चन करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट ये तुमने सही बात कही कि वीडियोस के अंदर बहुत टाइम लगता है और याद नहीं रहते। नोट्स में भी फोमो का बहुत डर रहता है और लोग बड़े बड़े नोट्स निकाल लेते हैं, लेकिन फिर वो भी याद नहीं रहता है। और क्वेश्चंस की एटलीस्ट प्री पीजी में क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने कुछ गलत किया तो ये प्लेटफॉर्म अपने आप के ऊपर लेता है कि वो जब तक आप रट नहीं लोगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ने देगा। उसके कारण हाँ मेरा सर। गुस्सा भी आता था, मुझे याद है। हाँ, मैंने इतने क्वेश्चंस किए वो कि वो डेली, मैं डेली सुबह उठ के, या फिर तो अपना जो टेस्ट का जो होता था वो सुबह अपडेट होता था, तो या फिर तो उसको रिव्यू करता था, या फिर जो डेली डेली क्वेश्चंस जो आपने गलत किए जो रिपीट होते थे वो देखता था। तो वो मैं यानी काफी रेगुलर करता था उस। आप अगर एक एमसीक्यू एक बार गलत कर रहे हो तो वो दूसरी बार भी आप गलत ही करोगे। आप जब तक उसको 3 से 4 बार नहीं कर लेते सही, तब तक वो आपके दिमाग में बैठता नहीं है, हाँ। याद नहीं रहता है तब तक। और प्री तो पीजी प्री में पीजी पे इतनी बार रिपीट होते थे क्वेश्चन की, कभी कभी तो मैं खुद इरिटेट सा होके आप लोगों को ईमेल वगैरह करता था कि मेरे ऐप में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पर लेकिन मेरे को बहुत याद रहने लग गई थी चीजें, भले ही इतना समझ में आया नहीं हो, पर मेरे को ये पता है कि चीजें याद रह रही है मेरे को। इनफैक्ट हम लोग को ये बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हम समझा नहीं पाते कि ये रिपीट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे तुमने बोला, अगर आप एक क्वेश्चन को एक बार गलत करते हो तो उसको अब आपकी पाइपलाइन से हटाने के लिए आपको उसको एटलीस्ट 3 बार ठीक करना पड़ेगा। 3 बार होना चाहिए। पहला अगले 3 दिन के अंदर, दूसरा अगले 2 हफ्ते में, तीसरा अगले 1 महीने में। जब आप उसको 3 बार, 3 दिन में, 2 हफ्ते में और 1 महीने में जब रिपीट होता है उसको सही करते हो, तभी ये प्लेटफॉर्म बोलता है कि अब तुम्हें वो क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है। और जाने अनजाने, जो कि ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कि ये रिपीटिशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कई बार तो आपको क्वेश्चन आपने गलत किया और हम 5 मिनट के अंदर रिपीट करते थे। ठीक है। और वो 5 मिनट में हाँ। रिपीट इसलिए करते थे कि भाई अब तो हाथों हाथ सही कर दो, और वहीं से आपका रिवीजन शुरू हो जाता। हाँ, और इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी काफी टेस्ट होता है कि आप पहले, जैसे एक बार आपने गलत किया दूसरी बार रिपीट होता है, तो एक्चुअली स्क्रीन का वो कलर चेंज हो जाता है, तो आपको पता लग जाता है ये रिपीट हुआ है। पर जब आप करते हो तो आपको पता ही नहीं होता कि आपने ये क्वेश्चन फिर से गलत करते हो, तो आपका एमसीक्यू करते टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है। आप रिव्यू नहीं करते, इनसाइट वगैरह कुछ भी वो नहीं करते हो, एमसीक्यू बस कर रहे हो आप एमसीक्यू। वो पैटर्न टूट जाता है आपका, फिर आप एक्टिवली इन्वॉल्व होने लग जाते हो एमसीक्यू में। एकदम सही बोले। मतलब हमने जब ये सच बात है कि जब हमने इंस्टा रिपीट ऐड किया था तो हमने इसका मेजर किया था। हम सीधा हर कोई भी फीचर हम ना निकालते हैं, ना हटाते हैं, ना ऐड करते हैं, जब तक कि हम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं दिखता। हाँ। इंस्टा रिपीट का पॉजिटिव इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि जिस बच्चे ने इंस्टा रिपीट फॉलो किया ढंग से और जिसको हमने नहीं दिखाया, उनके अंदर 1 महीने बाद में अराउंड 5% मार्क्स डिफरेंस आने लग गए जो क्वेश्चंस उन्होंने पहले किए थे। ठीक है। और 5% तुम्हें पता है कितना बड़ा नंबर होता है एग्जाम के अंदर। यस सर। तो हर चीज जो प्री पीजी में है, हम लोग साफ बोलते हैं हम इंजीनियर्स हैं, हम डॉक्टर्स तो नहीं हैं, लेकिन हर जो चीज ऐड करते हैं वो केवल और केवल आपको अच्छा परफॉर्म करवाने के लिए ऐड करते हैं। अगर रिपीट हो रहा है तब भी वो जानबूझ के कर रहे हैं। अगर कई बार क्या होता है कि आपने, चलो एक और मैं सवाल पूछता हूँ, आपको इमेज वाले क्वेश्चंस में धुंधली इमेज दिखती है कई बार, तो वो जो क्वेश्चन कई बार धुंधले आते हैं, उसका क्या फीडबैक है तुम्हारा? सर अल्टीमेटली तो अच्छा ही है, एग्जाम में इमेज की क्वालिटी बहुत खराब होती है। और प्री पीजी पे मैंने इतने इतनी इमेजेस देख ली कुछ अच्छी क्वालिटीज में, मोस्टली जो प्री पीजी में आती है वैसी क्वालिटी में, तो मेरे को ये काफी बेनिफिट हुआ था। जैसे 2022 में एक वो बेड शोर वाला इमेज था, वो वैसा का वैसा प्री पीजी में देखा हुआ था। फिर लैरिंजल मास्क वाला काफी यानी काफी सिमिलर इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे जो प्री पीजी में दिए हुए और जो एग्जाम में एग्जैक्टली रिपीट हुए। तो इसके अंदर हमको कई बार स्टूडेंट से बहुत फीडबैक आता है कि आपकी इमेजेस बहुत गंदी है। दूसरे, ये भी एक एग्जांपल दे, इसलिए मैंने पूछा था
क्योंकि बहुत बार बच्चे हमको क्रिटिसाइज करते हैं, स्टूडेंट्स हमको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई इमेजेस क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग खुद क्वालिटी जानबूझ के अच्छी नहीं करते, और नहीं करने का कारण एकदम यही है कि आपको एग्जाम के अंदर बेस्ट इमेजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पे बेस्ट इमेज से आप क्या करोगे जब तक कि आप फ्रस्ट्रेटेड होके इमेज को नहीं देख रहे। तुम्हारा प्रेप डीएनए में कैसे तुमने प्रेप डीएनए को यूज किया थ्रू आउट, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? सर प्रेप डीएनए में जो आपका जो वीक एरिया होता है, रेड ऑरेंज वगैरह होता है, तो मैं उन टॉपिक्स को पिकअप करता था, उनसे रिलेटेड एमसीक्यू करने लग जाता था उन टॉपिक से रिलेटेड। या फिर तो मैं देखता था कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा वीक है, तो एक बार जो मेरे पास जो रैपिड रिवीजन था उससे एक बार पढ़ लिया हम्म, वो सब्जेक्ट, कि एक बार देख लिया बस कुछ कुछ टॉपिक। हम्म। तो यानी बहुत एनालिसिस होता है, तो बहुत यानी मोटिवेटिंग होता है कि इसको थोड़ा और ग्रीन करो, थोड़ा और ग्रीन करो। तो और कर पा रहे थे तुम हर सब्जेक्ट को जब भी काम करते तो? हाँ सर, जितना मैं एफर्ट दे रहा था उस हिसाब से तो काफी इम्प्रूवमेंट हो ही रहा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक साल में तुमने इनफैक्ट, एक सेकंड, जून जुलाई के अंदर तुम्हारा 25 26 था, वहां से लेके तुमने कितना महीना है, मतलब लिटरली 7 या 8 महीने में 85 87 तक लेके आ गए थे। जो कि एक ही तरह से पॉसिबल है वो, जब तक कि तुम फोकस के साथ अपनी वीकनेसेस पे काम करते रहोगे, वो अपना ऊपर आता है। और ये भी एक और तुमने एकदम सही चीज बोली कि तैयारी का तरीका ये होता है कि जो वीक है उसको आप स्ट्रांग बनाओ। ठीक है। और यस, मेरे पास अगर मैं फ्रेंड्स अगर अगर एडवाइस वगैरह मांगते हैं, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि प्री पीजी ओपन करो। उसमें एक तो आपको फुल वर्कआउट पे क्लिक करके फिर फिल्टर सेलेक्ट करके फिर आपको एक ही गो में जितने क्वेश्चंस हो रखे, जब तक आप एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक एमसीक्यू करो, वो मे बी 100 200। तो डेली फिर वो रिपीट होंगे गलत, एक तो वो करने हैं। सेकंड, आपको अपना जो वीक टॉपिक्स होते हैं उसमें 1 से 2 आवर स्पेंड करना है, उसमें 100 से 2 क्वेश्चन करना है। और तीसरा तीसरा कौन सा था, और तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रेप डीएनए खोलो, और उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपको यूं पता होता है कि बार बार रिपीट होते हैं, वो ओपन करो, वो आप प्रैक्टिस करो। इनफैक्ट एग्जैक्टली यही चीज हम लोग बोलते हैं हर बच्चे को कि तैयारी का तरीका यही है कि प्रेप देने पे ध्यान दो, डेली रिवीजन करो, और एट ए टाइम एक ही चीज करो, एक से ज्यादा मत जाओ। ज्यादातर बच्चे जो मैंने ये देखा है, और यहाँ पे हर बार गलती खा जाते हैं, खासकर जब उनको इतने सारे क्वेश्चंस दिखते हैं, तो सोचते हैं हम सब चीज एक साथ कर लें। कोई भी एक सब चीज नहीं कर सकता, एक एक करके ही आप आगे बढ़ोगे, आगे नहीं तो बढ़ ही नहीं सकते। ये भी बहुत अच्छी चीज बोली तुमने। डेली रिवीजन कितना करते थे तुम? सर एक बार तो मेरी 15 से 20 डेज की स्ट्रिक बनती रहती थी, 15 से 20 डेज की कंटिन्यूअस में अच्छा। डेली रिवीजन। फिर बाद में धीरे धीरे जब एग्जाम आए थे, तब तो मैं एमसीक्यू भी काफी कम कर रहा था, तो उस टाइम कम हो गए थे। पर न्यू डेली रिवीजन मैंने लगभग बहुत की है। बहुत डेली, इनफैक्ट वो जो डेली रिवीजन तुम करते हो वो भी, जैसे मैं बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। और डीप रिवीजन किया है नहीं किया? और सर डीप रिवीजन नहीं किया मैंने। अच्छा। और जो हमने एक लास्ट ईयर ही ऐड किया था, गाइडेड रिवीजन, उसको काम में लेते थे या उसको भी काम में नहीं लिया इतना ज्यादा? नो सर, गाइडेड रिवीजन भी नहीं। अच्छा। इनफैक्ट गाइडेड रिवीजन में हमने क्या किया है कि अगर जो प्रेप डीएनए को बेसिस पे तो जो आप तैयारी करते हो उसको ऑटोमेट कर दिया। गाइडेड रिवीजन यही करता है कि आपके जो वीकेस्ट एरियाज है उनको, और जो आपने बहुत टाइम से हाथ नहीं लगाया उनको, उन दोनों का मिक्स बना के देता है कि भाई थोड़ा ये कर लो, थोड़ा वो कर लो, और बाकी जो नहीं टच करोगे अगले 2 हफ्ते में वो डीप रिवीजन के थ्रू कर लो। ठीक है। और ये अगर कोई ढंग से काम में लेता है तो जहां तक मेरा मानना है, अ, एक बार आपने पूरी कोर्स कंप्लीट करने के बाद में अगर आप गाइडेड रिवीजन पूरे 4 6 महीने तक काम में लोगे ईमानदारी के साथ, यू विल गेट टू अ वेरी हाई लेवल। मतलब जो रेडीनेस इंडेक्स है शुड गेट ओवर 85 90, अगर आप कंसिस्टेंटली उसको 4 महीने 6 महीने काम में लेते हो। यस क्योंकि सर।
उसका काम ही ये, जो तुम अपनी खुद से कोशिश कर रहे थे वो अपने आप से करवाता है। ठीक है, हर 2 हफ्ते में 50% ऑफ सिलेबस वो कवर करेगा ही करेगा। और वो भी जो तुम्हारा या तो सबसे बहुत टाइम हो गया टच नहीं किया, या फिर जो जो आप वीकेस्ट हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे प्रेप डीएनए फोकस करने लग जाते हैं और उसके बाद में किसी को आगे ले गए, फिर उसको भूल ही जाएंगे अगले 3 महीने के लिए, और फिर वो वीक बन जाता है। ठीक है, इसीलिए रिवीजन हमने इसी तरह बनाया, गाइडेड रिवीजन की, कुछ भी नहीं छूटे, लेकिन एक ढंग से आप तैयारी करते रहो। ये सर मेरे को इसका अब बाद में लगता है इम्पोर्टेंस, क्योंकि मैंने कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले इतने ज्यादा कर लिए थे कि यानी फिर वो आउट ऑफ टच हो गए थे। और जो यानी जो ऑटोमेटिक ग्रीन हो गए थे। फिर बाद में मेरे को बाद में पता चला कि कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन तो मैंने काफी टाइम से देखे ही नहीं है। तो वो अगर डीप रिवीजन आपने किया हो तो पुराने क्वेश्चन काफी अच्छा होता है यानी। अच्छा। अ, तो होपफुली आने वाले स्टूडेंट्स उसी को ज्यादा काम में लेने की कोशिश करेंगे, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसको इम्प्रूव करें। अभी हम लोग तुम्हें पता नहीं होगा, हम लोग ने नोट्स आने शुरू हुए हैं प्री पीजी पे, अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो। सारे आए नहीं है, पॉलिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको अपलोड कर रहे हैं। लेकिन जो नया फीचर ऐड हो रहा है उसके साथ में, वो ये भी हो रहा है कि अब जैसे तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अभी तुम्हें प्रेप डीएनए दिखता है, प्रैक्टिस होने के बाद में हम तुम्हें नोट्स डीएनए भी दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे तुमने बोला रैपिड रिवीजन नोट्स है, अब हम लोग के पास तो रैपिड रिवीजन नहीं है, हमने तो पूरा बनाया है। अगर आप उसको एंड टू एंड दोगे तो वो काफी ज्यादा होगा, मेरे हिसाब से 6-7 हजार पेज के नोट्स हैं टोटल मिला के, जो कि काफी ज्यादा। मैं नहीं बोलूंगा कि कोई पूरे नोट्स पढ़ सकता है अनलेस एंड अनटिल आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फीचर ये है आने वाला, यही है कि जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो हम अपने आप से इन नोट्स को आपके लिए रैपिड रिवीजन नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे। कहने का मतलब दूसरा तरीका ये, जहां पे आपकी गलतियां हो रही है, केवल वही नोट्स आपके तैयार करने के लिए बचेंगे। ठीक है, तो ये एक नया फीचर हम लोग ऐड कर रहे हैं स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों के लिए जिनको नोट्स, मतलब वो फोमो होता है कि यार ये नोट्स नहीं किए, वो नहीं किए। तो हमारे पास तो सारे ही नोट्स हैं, एंड टू एंड नोट्स किए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरह से बनाए अब की बार। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए बना पाई ताकि जो रैपिड रिवीजन वाले नोट्स होते हैं, जो उसको बोलते हैं लास्ट मिनट नोट्स, जो हम लोग बोलते हैं लास्ट मंथ नोट्स, लास्ट वीक नोट्स एंड लास्ट डे नोट्स, तो ये तीनों नोट्स आपके हिसाब से पर्सनलाइज नोट्स ऑटोमेटिकली तैयार होने चाहिए। वो आने वाला फीचर है। ठीक है, अगर ये होता तो कितना काम में ले पाते थे? जो आपके वीक्स एरिया से या वीक टॉपिक से उनके ऑटोमेटिक नोट्स। हाँ एकदम, मतलब जो नोट्स हैं उसमें से जो स्ट्रांग है उन सारे नोट्स को छुपा के जो वीक पॉइंट्स है केवल उन्हीं के नोट्स आने। तो सर डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और मैं जैसे मेरे ऑप्स गायनिक वीक सब्जेक्ट में था। और इनफैक्ट इसके ऊपर ब्लॉग भी लिखा हुआ है मैंने कि नोट्स को किस तरह देखना चाहिए, और क्यों केवल नोट्स काम नहीं करते। और उसका भी कारण मैंने यही बता रखा है कि नोट्स आप पढ़ तो सकते हो, लेकिन आपके पास कोई टेस्ट करने का तरीका नहीं है कि ये तुम्हें याद हुआ या नहीं हुआ। यस सर डेफिनेटली मैं नोट्स ओपन करता था घंटों तक, नोट्स के सामने पेज भी नहीं पलटा, वो का वो पेज। आप यानी भूल ही जाते हो कि आप पढ़ क्या रहे हो। और आपको इतना याद भी नहीं रहता है कि अगर आप टॉपर और शुरू से काफी पढ़ते आए हो तो आपके लिए इजी बात है। पर अगर जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो इतना न तो पढ़ पाता है न ग्रैब कर पाता है। तो आपका मेन एम यही होना चाहिए स्टार्टिंग में कि आपको जितना कंसाइज नोट्स जो आपको मिल रहा है, जो भी आपको अच्छा टीचर लगता है, जो भी कोचिंग है, उसके आपको नोट्स की जरूरत है, न लेक्चर्स की जरूरत है, न किसी और चीज की। और वही आपका प्राइमरी मोड होना चाहिए। अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है तो उसी में ऐड ऐड करना है आपको। हर हर नई इंफॉर्मेशन के लिए नए नोट्स नहीं यूज करना है। एकदम सही बोले कि अगर एक ही चीज पे रहोगे तो आपको ये भी धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या याद हो रहा है या नहीं हो रहा।
हालांकि मैं तो यही बोलता हूँ हर बार कि नोट्स जब आप रिवाइज करोगे तो आपको वही दिखेगा जो आपको लास्ट टाइम दिखा था, आपसे वही छूटेगा जो आपको लास्ट टाइम छूटा था। जो आपसे छूट गया वो वापस से दिखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक। डेफिनेटली नोट्स वो तभी पढ़ो जब आप उसको कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स अगर रिवाइज कर सकते हो तो ही वो नोट्स पढ़ने चाहिए। शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए मेनली 50 पेजेस में एक सब्जेक्ट के कवर हो जाने चाहिए। और मेन सब्जेक्ट के लिए 150 से 200, इतने। इससे ज्यादा आपके होंगे तो आप रिवाइज भी नहीं कर पाओगे लास्ट में जाके। तो पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि जो चीजें आपने पहले पढ़ पढ़ रखी होती है वो भी आपको उस टाइम पे नई लगने लग जाती है, एंग्जाइटी देने लग जाती है। एकदम सही बोला। अब शुभम, एक चीज हमने ये तुम्हारे कॉलेज का नहीं कवर किया, ये बता सकते हो कि कॉलेज के अंदर तुम कैसा करते थे? एवरेज थे, टॉप में थे, क्या किस तरह का रैंक आता था? अ, सर एवरेज कह सकते हैं, बिलो एवरेज भी नहीं कह सकते, अबव एवरेज भी, जस्ट एवरेज। अच्छा। तो कितने बच्चों में से तुम्हारा बैच कितना बड़ा था? हमारा 150 का बैच था। हम्म। और मैं डेफिनेटली टॉप 100 में हूँगा 150 के बैच में। अच्छा। टॉप 50 में भी शायद शायद ही कह सकते हैं कि टॉप 50 में था मैं। अच्छा। तो जब तुम्हारे तुम्हारे साथ जब 150 दूसरे बच्चों ने टेस्ट लिखा नीट का, तो तुम्हारा कैसा लगता है तुमको अपने रिजल्ट वर्सेस जो तुम्हारे क्लास में तुम्हारे दोस्त थे या जो टॉपर्स थे, कंपेयर करके कैसा लगता है आज के दिन? सर ऐसे मैंने कंपेयर तो नहीं किया, पर मेरे को यूं अच्छा लगता है कि कि जो क्लास में मेरे से टॉप करते थे आज कुछ कुछ फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी इंक्लूड है। वो आज मेरे से पूछते हैं कि कैसे पढ़ा हो, क्या पढ़ा। लेकिन ये तो तुम भी मानते होगे कि वो ढंग से पढ़ते ही थे, जब ये ज्यादा अच्छा नंबर लाते थे कॉलेज के अंदर। तो हाँ सर, डेफिनेटली मेरे से तो बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल्स में या जो भी हमारे बैच में जो जिन्होंने भी एग्जाम दिया, डेफिनेटली मेरे से तो बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे। पर मेन तो स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है। और अगर जब तक आपने डेली इम्प्रूवमेंट नहीं किया, जैसे प्री पीजी में आपके पास इतना सब कुछ डेटा होता है देखने को कि आपको इम्प्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप लगता है कि या फिर तो प्रेप डीएनए इम्प्रूव कर दो, या फिर तो रीडिनेस डेली देखते रहो, या फिर डेली टेस्ट देते रहो। और फिर उसको मॉर्निंग में मॉर्निंग में मोटिवेशन मिलता है कि ये टेस्ट कल मैंने दिया था, इसमें इतनी रैंक आई, आज रात को फिर से टेस्ट देना है, उसके लिए पढ़ लो एक दिन में जितना हो सके, जितने क्वेश्चन। जितना ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट का जो डेटा होता है वो दिखता है, उतना ज्यादा स्कोप होता है इम्प्रूवमेंट का। अगर आपके पास सिर्फ नोट्स होंगे, एक ऐप होगा एमसीक्यू के लिए, आप वही मोनोटोनस, इम्प्रूवमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है कि आप वही पढ़ते जा रहे हो। तो एक चीज तो मैं पूछूंगा ही कि जब तुम प्री पीजी काम में ले रहे थे, और प्री पीजी अनकन्वेंशनल ऐप है, अनकन्वेंशनल यानी कि जो बच्चे केवल वही बच्चे ज्यादातर काम में लेते हैं जिनको रोज इम्प्रूव करना होता है और जो फीडबैक के ऊपर चलते हैं। नॉर्मली ये माना जाता है कि आप लेक्चर्स देखो, आप नोट्स पढ़ो, और एमसीक्यू कर लिए ठीक है, लेकिन लेक्चर्स और नोट्स के कारण ही आप अपनी रैंक लाओगे। हम लोग का वो फोकस ही नहीं है। तो सर्टेनली जो अच्छे बच्चे, जो तुमसे स्ट्रॉन्गर बच्चे थे या जिनको तुम जानते हो जो क्लास में टॉप वगैरह रहते थे, वो नॉर्मली कन्वेंशनल मेथड्स की तरफ ही गए होंगे। तो तुम्हें वो कितना, किस तरह तुम उस क्या सही वर्ड है, किस तरह तुम डील कर पाते थे कि जो जिनको भी तुम जानते हो जो होशियार हैं, वो दूसरे ऐप्स को काम में ले रहे हैं, वो एकदम अलग तरह से पढ़ रहे हैं, तुम एकदम अलग तरह से पढ़ रहे हो, किस तरह उस डर को ओवरकम करते थे? सर लास्ट में मेरे साथ ये हुआ था कि लास्ट में मेरे को अपनी प्रिपरेशन पे डाउट होने लग गया था कि मैंने नोट्स वगैरह पढ़े नहीं। और लोग बात करते डेली, कोई कोई टीचर बोलता था, नया शेड्यूल बनाता था कि आपको अब इतने दिन में इतने रिवीजन करना है, इतने नोट्स का ये सब्जेक्ट पढ़ना है। मेरे पास कोई
कोई नोट्स या फिर कोई सोर्स ही नहीं था इतना कि मैं फिर से पढ़ सकूं। तो मेरे को अपनी प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा डाउट होने लग गया था लास्ट के टाइम पे। जैसे मैं अपने फ्रेंड से भी बात करता था तो वो बोलते थे कि आज 3 दिन में ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पर मैं सोचता था मैंने तो एक सब्जेक्ट भी एक बार भी कंप्लीट नहीं किया। और फिर मैं लास्ट में थोड़ा नोट्स वगैरह पे भी जाने लग गया था। लास्ट में आप चाहे कोई भी सोर्स यूज कर रहे हो, आपको बहुत ज्यादा डाउट वगैरह होगा ही होगा। तो ये एटलीस्ट तुम्हारा रिजल्ट तुमने देखा अच्छा आया, काफी अच्छा आया ऐसा, जहाँ पे जो तुम्हारे तुम्हें जिसको लेके चले थे उसे बहुत अच्छा था। फिर मैंने पेपर दिया था। पेपर के बाद तो मेरे को ऐसा लगा था कि यानी फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली बार जितना आया था उतना भी नहीं आ पाएगा। बहुत ज्यादा ऐसा लगा था। पर पता नहीं कैसे रिजल्ट आया। मैं खुद शौक हो गया कि इतना इतना तो आ ही नहीं सकता। चलो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं तो यही बोलूंगा कि सच है भाई, आप तुम पहले पहले जाने नहीं हो, मैं हम लोग कई बार पर्सनली भी कोच करते हैं। अब तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन शुरू में करता था। और प्री पीजी का शुरू जब हमने किया था, एक ही कारण से शुरू किया था, और वो कारण ये था कि जो बच्चे एवरेज हैं, जिनको पढ़ाई करने का तरीका नहीं पता, ठीक है, उनको हम बता सकें कि अच्छा टॉप में आना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, उसका एकदम सेट तरीका होता है। और तरीका यही होता है कि अपनी वीकनेस पे फोकस करो, ढंग से प्रैक्टिस करो, ध्यान दे के पढ़ो, रिवाइज करो। अगर आप वो दो तीन चार चीजें ढंग से करते रहोगे, बिना आपके एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आप अपना आप इंप्रूव करोगे। और उसी बेसिस पे प्री पीजी शुरू हुआ है, उसी बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। और हर साल ऐसे होता है। अभी तो 2-3 साल से मैंने भी इतना स्टूडेंट से कनेक्शन इतना ज्यादा नहीं बन पाता, ज्यादा बिजी होने के कारण। लेकिन पहले होता था, जब भी हम भी, मतलब मैं तो सच बता रहा हूँ कि ऐसे बच्चों के साथ भी काम किया है जो कि तुम 1 महीने पहले हताश हो गए, वो 4 महीने पहले हताश हो जाते थे कि सर अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मेरा हाथ पांव फूल रहे हैं, मेरा ध्यान नहीं जा रहा, मुझे गोली लेनी पड़ रही है, वगैरह वगैरह। और फिर मुझे कई बार कॉल करना पड़ता, भाई ऐसे मत करो, हो जाएगा, तुम ध्यान रखो। मैंने बोला है जो मैं बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनो और वैसे ही तैयारी करो। सब लोग तुम्हें डराएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि आखिरकार सक्सेस का तरीका ये होता है, जो टॉपर्स होते हैं वो अननोइंगली ये चीज करते हैं, और जो एवरेज होते हैं अगर वो नोइंगली इस चीज को करेंगे तो वो भी टॉपर बन जाते हैं। ठीक है। और ये तुमने वही किया, मतलब 90% तुम्हारी तैयारी वही रही, लास्ट के अंदर जरूर डर गए, लेकिन फिर भी अच्छी रैंक आई। कॉन्ग्रेचुलेशन उस चीज के लिए। यस सर, थैंक यू। ठीक है। अब फाइनल वापस से यही एक बार वापस से बोलूंगा कि अब जो तुम्हारे जूनियर्स आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरे बच्चे जो इस तरह के आएंगे, किस तरह तुम्हें उनको हौसला बंधाओगे कि भाई प्री पीजी में तुम इसके जो तरीके से तैयारी कर रहे हो उस पे लगे रहो, कुछ और करोगे तो नुकसान ही है, फायदा नहीं है। कैसे उनको वो हौसला बंधा सकते हो, अगर बंधाओगे? मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा, अगर आप टॉपर हो तो आप कर सकते हो जो भी आप कर रहे हो कि नोट्स बनाए आपने वो पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो। पर अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, इनफैक्ट टॉपर्स भी, कि जो यानी बहुत ज्यादा पढ़ लेते 3 से 4 रिवीजन, पर उन्होंने एमसीक्यू अगर नहीं किए होते तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा लॉस होता है। पर हम्म। अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो बहुत ज्यादा और आपने नोट्स नहीं पढ़े, तो आपको इतना लॉस नहीं है, बल्कि इनफैक्ट आप एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही अच्छे करोगे। तो एमसीक्यू करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, जितने सेम क्वेश्चंस डिफरेंट लैंग्वेज में मिलेंगे, कि क्वेश्चन तो सेम ही है पर बार बार अलग अलग, नीट में क्वेश्चन सेम ही आता है पर इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस में आ गया है। तो आप सोचते हो कुछ इसमें नया पूछा और आप फिर और ज्यादा गलत करते हो। तो प्री पीजी में एक तो जिपमर्स, पीजीएमआई और इन सब ये पुराने क्वेश्चंस काफी सारे मिल जाते हैं। जैसे इस बार एक बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन आया था, कोबरा कोबरा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करके। तो वो क्वेश्चन मैंने प्री पीजी में एक बार देखा हुआ था, पर मैंने वो डीप रिवीजन या फिर वो एक बार गलत किया था, एग्जाम में भी गलत किया। तो आपको एमसीक्यू बहुत बार करने हैं, सेम एमसीक्यू रिपीट
रिपीट करने और एमसीक्यू पे सबसे ज्यादा मैं फोकस देना चाहूंगा कि आप इतने एमसीक्यू करो कि आपको एग्जाम में दिमाग दिमाग लगाना ही नहीं पड़े, दिमाग आपका बंद भी पड़ जाए वहां पे। मोस्ट ऑफ का एंग्जाइटी की वजह से वहां पे दिमाग ऑफ हो ही जाता है, या फिर आप ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। और दोनों में अ, नुकसान। दोनों में नुकसान है। जैसे मैं रिव्यू जब मेरे पास लास्ट में 20 मिनट्स बचे थे एग्जाम के टाइम, तो मैंने रिव्यू कर रहा था, मैंने लगभग 20 क्वेश्चन चेंज किए थे आंसर। 20 क्वेश्चन, तो उसमें से बाद में मेरे को पता चला कि 15 क्वेश्चन तो मैंने चेंज करके ही गलत कर दिए, क्योंकि मैंने वो ओवर थिंकिंग या फिर जो भी होता है वो रिव्यू, तो आपको वो नहीं करना है बिल्कुल भी। ज्यादा एग्जाम में बहुत ज्यादा बेसिक पूछते हैं, प्री पीजी में उतना ही बेसिक दिया हुआ है और बेसिक पे ही फोकस किया हुआ है। ये आपने सही बोला। आपको ज्यादा हाईफाई चीजें वगैरह पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक आपका अच्छा होगा तो आपके मैं कहता हूँ 150 मेरे करेक्ट हुए, 150 आपके भी करेक्ट होंगे। थैंक यू शुभम, ये बोलने के लिए कि असलियत में एग्जाम में इजी मॉडरेट बेसिक पे ही ध्यान दो, उसी से सब चीज होती है। दूसरे ऐप्स दूसरे टीचर्स कई बार क्या करते हैं कि इम्प्रेस करने के लिए मुश्किल क्वेश्चंस, मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीट के अंदर वो क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, ये हाँ, और एक और बहुत। बात मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आप दूसरा कोई दूसरा ऐप, जैसे मेरो से मैंने क्वेश्चन लगाए थे, तो उसमें बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खर्च होती है, बहुत ज्यादा, कि मैं 50 50 क्वेश्चन में ही एग्जॉस्ट हो जाता, फिर कर नहीं पाता। प्री पीजी में करता था, लेटे लेटे भी कर लेता था, फिर कहीं खड़ा हूँ कहीं पे वॉक कर रहा हूँ, वॉक करते करते भी कर लेता था। मेंटल एनर्जी बिल्कुल नहीं लगती है। और आप ज्यादा जितने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे मैं फिल्टर पीवाईक्यू वाले वही इस्तेमाल करता था। जो क्लिनिकल क्वेश्चन होते थे वो सब मैंने आउट कर देते, कि लोग बोलते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन आते हैं, पर वो आपको वन लाइनर में जितनी चीजें आप याद रहती है, जितनी आप प्रोसेस कर सकते हो, वो क्लिनिकल में नहीं होती। क्लिनिकल में आप क्वेश्चन पूरा समझोगे, आंसर करेगा, पर आपको याद नहीं रहेगा कुछ की पूछना। तो ये मेरा मानना है कि आप जितने शॉर्ट में क्वेश्चन हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल है याद रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो मैं प्री पीजी में एक बार जैसे लेटे लेटे भी कर रहा हूँ, तो 100 200 क्वेश्चन कर लेता था, और थकान नहीं लगती थी उसमें भी। तो ये एक अच्छी चीज तुमने बताई, मैं वापस से उसको रिफ्रेश करना चाहूंगा कि जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, अब इसकी भी एनाटॉमी हमने एनालाइज किया था कि क्वेश्चन इजी कौन सा होता है, मॉडरेट कौन सा होता है, डिफिकल्ट कौन सा होता है। वन लाइनर्स जो होते हैं वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और जो मोस्टली रिपीट होते हैं वो इजी क्वेश्चंस ही होते हैं। ये चीज और हमने नोटिस की है, जो टॉपर्स होते हैं, जो जो टॉप 50 रैंकर्स होते हैं या टॉप 10 रैंकर्स होते हैं, उनको एक ही तरह से आसानी से पहचाना जा सकता है कि वो कभी भी इजी क्वेश्चन गलत नहीं करते। तो अगर आप इजी क्वेश्चन वाला करेक्टनेस रेशियो देखोगे तो उनका 99% या 98% होता है। मुझे कुछ नहीं देखना, इसी से मुझे पता चल जाता है कि ये टॉप 10 में तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्योंकि जब उनको सारे बेसिक नॉलेज पता है, तो मॉडरेट क्वेश्चन क्या है, वो दो इजी क्वेश्चन को बिना के, और डिफिकल्ट क्वेश्चन क्या है, वो दो मॉडरेट क्वेश्चन को मिला के। ठीक है, मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको चार इजी क्वेश्चंस याद होने चाहिए जो उसमें मिल रहे हैं। मॉडरेट के लिए दो याद होने चाहिए, और जिसको सारे के सारे याद हैं उसके बेसिस पे वो मॉडरेट भी बहुत ज्यादा सही करता है और डिफिकल्ट भी बहुत ज्यादा सही करता है। लेकिन बेसिस केवल और केवल वन लाइनर्स पे ही बनता है। जो तुमने बहुत ढंग से बोला कि क्लिनिकल भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, लेकिन उनको भी सही करने का तरीका जो है, वो जब तक वन लाइनर सही नहीं होंगे तब तक क्लिनिकल सही नहीं होंगे। ठीक है, यस सर। ये तुमने अपने आप से किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती कि वन लाइनर्स ही आपका फाउंडेशन है जिसके ऊपर सब कुछ होगा। अगर आप वन लाइनर्स ढंग से नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस सर, मोस्टली तो क्वेश्चन में डिटेल्स इतनी सारी दी होती है, लास्ट में जाके बस लास्ट में वन लाइनर में क्वेश्चन पूछ लिया कि तो अल्टीमेटली तो वो वन लाइनर ही पूछ रहे हैं, वो भी अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म में, कभी ज्यादा लॉन्ग कभी शॉर्ट फॉर्म में। क्वेश्चन की लैंग्वेज
नीट पीजी में क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा चेंज होती है सेम ही क्वेश्चन के लिए, तो हाँ। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पिछली बार ये पूछा था, इस बार कुछ और पूछना चाहता है। हम्म, तो एकदम सही है। इसमें मैं एक और चीज करेक्ट करना चाहूंगा, जो तुमने तो ढंग से किया था लेकिन मोस्टली बच्चे उसको गलत लेते हैं। जब तुमने बोला कि खूब सारे एमसीक्यू करो, मैं उसमें हर बार ये बोलूंगा जो तुम पहले बोले थे कि एमसीक्यू करते टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अगर किसी का भी इंस्टा रिपीट जो कि विद इन 5 मिनट रिपीट होता है वो ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो आप एमसीक्यू कुछ ज्यादा जल्दबाजी में कर रहे हो, आपका एमसीक्यू रंग नहीं ला रहा है। वो ठीक। एमसीक्यू करते करते खो जाते हैं कि वो बस बिना क्वेश्चन पढ़े आप बस क्वेश्चन को देख रहे हो, फिर कर रहे हो, सेलेक्ट किया, गलत हुआ, आंसर देख लिया, फिर नेक्स्ट कर दिया। तो आपको यानी माइंडफुली जितने ज्यादा करोगे आप उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं इसको वापस से रिपीट करना चाहूंगा कि दूसरे बच्चे भी इसी को सुनेंगे और कोशिश करेंगे। और मैंने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमसीक्यू करो, खूब करो, लेकिन माइंडफुली करो। ऐसा ना हो कि आपने माइंडफुली एमसीक्यू और हाँ बोलो। और जो आपके रिपीटेड मिस्टेक हो रही है उनको नोट डाउन जरूर करो, फिर उनको आप चाहे तो नोट से पढ़ो, या कुछ भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लिया, उन टॉपिक्स को नोट डाउन करना जरूरी है जो वीक टॉपिक्स वगैरह होता है। हम्म। तो ये जो तुमने बोला, मैं इसको बार बार मैं हम लोग वापस से ब्लॉग लिखेंगे, इसमें भी यही हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू खूब करो लेकिन रिवीजन भी करो और वीकनेस को नोट करो। अगर ये तीन चीज एक साथ करोगे तो आपका एमसीक्यूज रंग लाएंगे। अगर आपने दिन में से कोई भी एक चीज मिस कर दी, उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए। यस सर। थैंक यू शुभम, का इतना टाइम देने के लिए। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू। बहुत बार हमने ईमेल एक्सचेंज की है लेकिन सच में तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। और एक चीज मैं जरूर बोलूंगा शुभम तुम्हें, कि जो तुमने एटीट्यूड रखा, मैंने ईमेल में भी दिया है कि क्रिटिसाइज किया लेकिन साथ में प्रेज भी किया, वो एटीट्यूड मैंने बहुत ही कम लोगों में देखा। तो उस चीज को बनाए रखो, दैट विल टेक यू फार अवे। ठीक है। यस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन एवर गिव टू एनीवन। अगर आप उसको क्रिटिसाइज भी करते हो तो उनको, अगर जब जहां सही हुए उनको प्रेज करो, तभी रिलेशनशिप बनती है। यस सर। और तुमने अपने आप से किया, आई जस्ट कांट टेल यू हाउ हैप्पी इट मेक्स। थैंक यू फॉर इट। यस थैंक यू सर। चलो शुभम, सी यू लेटर, बाय बाय। बाय बाय सर।